हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। अब रिसेंटली जो मैं वीडियो अपडेट कर रहा था वो रिसेंटली सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट कर रहा था, पर जो लेटेस्ट टॉपिक मैंने आपके सिलेबस में देखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को ये लगा कि आपको जो है अपने टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन है जिसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो कोई भी कंप्यूटर का डीप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और प्रैक्टिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल मैं बाकायदा आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन कोई भी कंप्यूटर सीख रहा है या कंप्यूटर बेसिक सीख रहा है या क्लासेस ले रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई ऐसा बंदा काम करने की शुरू कर रहा है जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, तो उसको कुछ एक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो होता है पार्ट्स ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट मैं जो है इसको कैबिनेट कैबिनेट कहता हूँ, क्योंकि जो लॉजिकली इसको कैबिनेट कहना ठीक है, पर आपकी बुक्स में देखोगे, हर एक जगह देखोगे इसको सीपीयू बोलते हैं। तो जैसा आपको सूटेबल लगे, आप चाहे तो इसको पार्ट्स ऑफ सीपीयू कह सकते हैं या पार्ट्स ऑफ कैबिनेट कह सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले मैं एक जो बहुत बड़ी गलती मैंने देखी अलग अलग बुक्स में, वो सबसे बड़ी गलती ये थी, अगर आपको कोई ये कहता है कि आप पढ़ना शुरू कर रहे हो और कोई ये बोलता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताओ, और वो आपको ये कहता है कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पस यूज्ड फॉर रिसर्च एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अगर कोई इस चीज़ को लेके आपके साथ बहस करता है कि ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, तो ये जो है बहुत ही बकवास चीज़ है। इससे ज़्यादा कोई बकवास चीज़ नहीं हो सकती। कंप्यूटर की ऐसी कोई फुल फॉर्म नहीं है। और जिसने भी ये किया था, जिसने भी ये ब्लंडर किया था, जिसने भी एक बार टाइम पास करने के लिए ये चीज़ें बना दी, आप देखोगे बहुत बुक्स में भी ये मिलेगा और वो पता नहीं क्या सोच के कुछ भी डाल देते हैं और लोग कंटेंट के ऊपर ऐसे ही चले जाते हैं। कोई रिसर्च नहीं होता, कोई देखता नहीं है उसके बाद कि जो वो चीज़ें कंटेंट डालने जा रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म अगर कोई कहता है कि वो आपसे ठीक है, तो वो कम्प्लीटली गलत है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये गलती कितनी बड़ी हो रखी है। अगर मैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म सर्च करता हूँ और यहाँ पे इमेजेस में जाओगे तो आप देखिए आपके पास ये भरे पड़ी हैं ये चीज़ें, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, ये है, वो है, और हर जगह ये कह रहा है कंप्यूटर की फुल फॉर्म इस तरीके से, कंप्यूटर की फुल फॉर्म इस तरीके से है। तो जितने भी ये बंदे हैं ऐसे ये वीडियो बनानी शुरू कर दिया है, ऐसे ही किसी ने काम शुरू कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गलत है। किसी ने भी एक चीज़ से एक बुक में ये चीज़ उठा ली, बुक में जो पढ़ा वो उसने चिपका दिया और ये चेक किया नहीं कि वो सही है गलत है। कंप्यूटर की ये डेफिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, कंप्यूटर की ये डेफिनेशन हद से ज़्यादा गलत है। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं कवर अप करने जा रहा हूँ वो है एक पार्ट्स ऑफ कैबिनेट। ये पार्ट्स ऑफ कैबिनेट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में मेरा सिस्टम है और ऐसे देखोगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इसकी डिटेल व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है जो मेरा कंप्यूटर है करंटली जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एक्चुअल में वही सिस्टम है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं आपको इंटरनल पार्ट्स बता देता हूँ कि इंटरनल पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये आता है, इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसको एसएमपीएस बोला जाता है। इसका काम क्या होता है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इन सबको पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाना, इनको पावर सप्लाई करने वाला। फिर उसके सामने जो ये वाला जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये होता है ओडीडी, जिसको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बोलते हैं। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये मेरे एक, यहाँ देखिए, एक दो तीन चार, ये चार हार्ड डिस्क ड्राइव जो है मैंने अलग अलग लगा रखी हैं। ये होती है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके ऊपर अगर फिर यहाँ से मैं प्रोसेस करता हूँ तो ये है मेरा साउंड कार्ड। ये एक्चुअल में इस वाले स्लॉट में लगा हुआ है, इसको बोलते हैं PCIe स्लॉट। PCI मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, और ये दो तरह का होता है, ये PCI 16X है और ये PCIe है। इसको एडवांस भी बोला जाता है। ये क्या होता है, इसमें दो होते हैं, इसमें आप या तो अपना ग्राफिक कार्ड लगा लो, यहाँ ऊपर मैंने ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये ग्राफिक कार्ड है, ये ऐसे दिखेगा नहीं, पर मैं इसको सारा पूरा कवर अप करूँगा। और ये आपका PCI 16X स्लॉट है, PCI पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्ट।
जितना भी मदरबोर्ड का पार्ट है उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं हर एक कंपोनेंट को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज़ें क्या काम करने के लिए यूज़ होती हैं। ये आप जितनी सारी केबल देख रहे हो, ये ब्लैक केबल हो गई, ये रेड केबल हो गई, ये पिंक केबल हो गई, ये सारी जो है मेरी हार्ड ड्राइव में लगी हैं, इनको कहते हैं साटा केबल। ये क्या होते हैं, एक्चुअल में डेटा केबल यूज़ होते हैं जो डेटा ट्रांसफ़र का काम करती हैं। फिर उसके ऊपर आपको सामने ये दिख रहा होगा, ये एक फ़ैन लगा हुआ है और ये हीट सिंक है। ये क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल सीपीयू फ़ैन है। नीचे जो लगा हुआ वो मदरबोर्ड है और यहाँ पे ये आपको 4 स्लॉट दिखेंगे। ये क्या होती है, हमारी रैम होती है। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ कैबिनेट। दिखने में तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, पर इन सारी चीज़ों को हम बहुत आसान तरीके से कवर अप करेंगे। और अगर आप ये पूरी चीज़ें देखते हो तो मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आप अपना सिस्टम खुद सारा सेट कर पाओ। और आपको जान के कोई मतलब हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, एक कंप्यूटर को इस तरीके से असेंबल डिसअसेंबल करने का रेट है 300 से लेके 500 रुपये तक ले लेते हैं बंदे। अगर जैसे भी अगर आप कोई भी नया कंप्यूटर सिस्टम लेते हो और उसको सेटअप किया जाता है या आप कंपोनेंट लेके बाहर से कनेक्ट करते हो तो इस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए 300 से 500 रुपये चार्ज किया जाता है। तो ये था मेरा पार्ट्स ऑफ कैबिनेट जिसको हम डिटेल में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई कैसे काम करता है, ये काम करता है ऐसे पावर हाउस, पावर सोर्स। और इसके अंदर ये देखिए, ये अलग अलग तरह की पिन होती हैं जिसका काम होता है कि मदरबोर्ड के अलग अलग हिस्से को अलग अलग तरीके से पावर देना। आपको ये बहुत सारी केबल दिखेंगी पर इसको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इसको डिटेल में करते हैं तो डिटेल में जैसे क्या करेंगे, तो हमारे पास SMPS के कनेक्टर होते हैं। ये होता है CPU 4+4 पिन का कनेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी 4 पिन के दो सेट होते हैं। अगर आप बेसिक कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, मान लो आपके पास डुअल कोई प्रोसेसर है, डुअल कोर है या उससे भी हल्का सा प्रोसेसर है और हल्का मदरबोर्ड है, तो CPU की 4 पिन लग जाती हैं। अगर आप मान लो कोई भी ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहे हो जिसमें आपने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है, साउंड कार्ड लगा रखा है और काफ़ी एडवांस प्रोसेसर, जैसे आपके पास आई सीरीज़ का कोई प्रोसेसर है और जो मदरबोर्ड है वो भी काफ़ी हैवी है और या गेमिंग सपोर्टेड है, तो उसमें CPU के लिए 4 पिन लगती हैं, यानी कि क्योंकि उसमें पावर सप्लाई क्या है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद जो अगला कनेक्टर होता है वो होता है मदरबोर्ड का कनेक्टर 24+4 पिन। इसको क्या बोलते हैं, ATX कनेक्टर भी होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट बोला जाता है इसको। इसके अंदर क्या होता है, आपकी 20 पिन तो कनेक्टेड रहती हैं और 4 पिन जो है वो ऑप्शनल होती हैं। तो कई मदरबोर्ड में 20 पिन का सॉकेट होगा तो भी ये लग जाएगा और 24 पिन का होगा तो भी ये अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है साटा केबल। साटा केबल क्या होती है, जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है, सीरियली अटैच टेक्नोलॉजी अटैचमेंट्स, तो साटा की ये फुल फॉर्म है और इसके लिए यूज़ करते हैं हम साटा के पिन कनेक्टर हैं। और ये जो पहले पाटा में कनेक्टर होते थे वो ये होते थे। फिर उसके साथ PCIe की भी आती है, जो पिन होती हैं वो ये होती हैं, इसमें 6 पिन होती है प्लस 2 पिन होती हैं। ये और ये पिन देखने में सिमिलर लगेंगे पर जैसे आप कनेक्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कौन से पिन किसके लिए हैं। फिर आता है फ्लॉपी का 4 पिन कनेक्टर। और फ्लॉपी आज का टाइम पे क्या हो चुकी है, बिल्कुल भी एब्सोल्यूट हो चुकी है, पर पावर सप्लाई में इसको भी दिया जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने आपको बताया था वो था ODD, यानी कि जिसको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बोलते हैं। मैंने आपको ये बिहाइंड से दिखाया था। ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ऐसा होता है जिसमें आपकी CD, DVD या ब्लू-रे डिस्क डल जाती हैं। और डिस्क के ऊपर कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर नीचे सेक्टर बने होते हैं, इसमें से एक लेज़र लाइट निकलती है जो डेटा रीड राइट करती है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। आगे भैया आपने सिर्फ सुना होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव का नाम सुना होगा पर देखा नहीं होगा। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, ये उल्टी हो रखी है तो कुछ इस तरीके से दिखती है। और मैं अगर आपको सर्च करके दिखा दूं, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं HDD, तो आपकी कोई हार्ड डिस्क ड्राइव हो वो इस तरीके से दिख सकती है। ये जैसे 3.5 इंच की है, ये 2 TB की हार्ड ड्राइव है, कुछ इस तरीके से आपकी हार्ड ड्राइव होती हैं। अगर ऊपर से देखोगे ऐसे इस तरीके से दिखेंगी। तो हमारे पास क्या होती हैं, 2 तरह की हार्ड ड्राइव होती हैं, एक होती है साटा हार्ड ड्राइव और एक होती है पाटा हार्ड ड्राइव। पाटा हार्ड ड्राइव क्या होती थी, पहले जब IBM कंप्यूटर बनाता था तो उसने एक जो था स्टैंडर्ड सेट किया गया था जिसके अंदर कनेक्शन थे आपके, वो पिन के तरीके से लगते हैं। ऐसे जैसे आपको ये पिन दिख रही हैं, इसमें से ये वाली मदरबोर्ड में लगती थी और ये वाला जो पार्ट लग रहा है वो यहाँ पे अटैच होता था। और फिर जो नया कनेक्टर बना वो बना साटा कनेक्टर। साटा के लिए छोटी सी केबल होती है, पाटा के लिए पूरी बड़ी चौड़ी केबल लगती है। ये है मेरी पाटा हार्ड ड्राइव और ये है
ये है मेरी पाटा हार्ड ड्राइव और ये है मेरी साटा हार्ड ड्राइव। इसके अंदर यहाँ पे आपका ये पावर कनेक्टर लगेगा, पाटा में ये वाला पावर कनेक्टर होता है। फिर उसके बाद यहाँ से डेटा की केबल लगती है और फिर यहाँ से ये वाली केबल लगती है। तो ये क्या होता है, इसमें ये वाली जो केबल हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, ये एक्चुअल में डेटा कनेक्टर होती है। और ये वाला जितना भी है बड़ी केबल, यहाँ पे जैसे हमने ये देखा था, ये होती है उसकी पावर केबल, ये एसएमपीएस के थ्रू आती है। तो ये दोनों केबल यहाँ पे कनेक्ट होती है और मेरी हार्ड ड्राइव क्या वो फंक्शनल हो जाती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो रन कैसे करती है, उसके अंदर काम कैसे होता है, तो ये होती है एक, अगर मैं हार्ड ड्राइव को खोलूँगा तो उसके अंदर एक सीडी के जैसे एक डिस्क होती है। ये देखिए, ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है और मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर जैसे नंबरिंग होती है, इसमें ट्रैक और उसमें बटा हुआ होता है, ये ट्रैक सेक्टर में बटा हुआ होता है। और ये यहाँ पे होता है एक एक्चुएटर जो आर्म रीड करता है। तो जैसे ही हार्ड ड्राइव के ऊपर कोई भी काम होता है तो ये हार्ड ड्राइव रेस्टिंग पोजीशन में यहाँ आ जाता है और फिर इसके ऊपर वो चलता रहेगा। और हार्ड ड्राइव क्या है वो स्पीड से घूमती रहती है, जैसे 7200 आरपीएम होती है, यानी कि 7200 राउंड्स पर मिनट, इतनी ज़्यादा स्पीड से ये काम करती है। और ये एक्चुएटर क्या करता है, यहाँ से यहाँ मूव होता रहता है। तो ये क्या करेगा, डिस्क के अलग अलग हिस्से को काम करेगा और कोई भी आप फाइल एक्सेस करते हो वो इस तरीके से हो जाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट था हमारा, जो हार्ड ड्राइव को फिलहाल करंटली रिप्लेस किया जा रहा है, वो किया जाता है SSD से, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो पहले ये क्या होती थी, आपकी हार्ड ड्राइव होती थी, इसके अंदर प्लेटर स्प्लेंडर हो गया, रीड राइट हेड हो गया, एक्चुएटर हो गया, यहाँ पे एक्चुएटर का एक्सेस था और ये एक्चुएटर ऐसे काम करता था। तो हमारी जो हार्ड ड्राइव है, HDD है या हार्ड डिस्क ड्राइव बोल सकते हैं, वो एक्चुअल में क्या होती है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है उसके अंदर। तो पर जहाँ पे मैकेनिकल कंपोनेंट हो गया, उसकी रीड राइट की स्पीड है वो स्लो होती है, बाकायदा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे जो मेरी SSD, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है, इसमें कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता। सॉलिड स्टेट ड्राइव कैसे करती है, एक पेन ड्राइव के जैसे काम कर सकती है। ये मान लो जैसे आपके पास ये 128 GB का, 256 GB का या 512 GB का पेन ड्राइव है और उसको आप डायरेक्ट डेटा रीड और राइट करने के लिए यूज़ करते हो। तो ये करंटली जो अभी लैपटॉप में आप, अगर आप कोई भी हाई एंड लैपटॉप परचेज़ करते हो जो 50-60 हज़ार से ऊपर का होता है, तो उसमें आपको SSD भी दी जाती है और HDD भी दी जाती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपका कैशे होता है, नैंड फ्लैश मेमोरी होती है और कंट्रोलर होता है। तो ये सारा कंट्रोलर क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और नैंड फ्लैश मेमोरी क्या होती है, नैंड फ्लैश मेमोरी का कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे आपके फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन के अंदर कोई हार्ड ड्राइव नहीं होती, पर आपको ने उसमें देखा होगा उसमें भी 64 की, 128 की, 256 GB की स्टोरेज आती है। तो वो क्या होती है, नैंड फ्लैश मेमोरी में यूज़ होती है। तो नैंड फ्लैश मेमोरी क्या होती है, एक ऐसी मेमोरी जिसका डेटा जो है वो रिटेन कर जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा एक्सेस होता है। इसकी स्पीड, अगर मान लो मैं अगर इसकी स्पीड कंपैरिजन करूँ, इसकी स्पीड होती है मेरी 2 से 4 GBps तक की, सॉरी इसकी मेरी होती है 250 से 300 Mbps पर सेकंड की स्पीड। और यहाँ पे मेरे पास होती है 2 से 4 GBps की पर रीड राइटिंग स्पीड होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ये होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में अगर किसी भी चीज़ का नाम लिखा जाता है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। वैसे अगर आप चेक करोगे, अगर आपके पास कोई भी ऐसा ग्रीन बोर्ड है तो उसको PCB बोला जाता है। तो कंप्यूटर के सिस्टम को मदरबोर्ड क्यों बोला गया, तो इसके पीछे बेसिक सी मैं कहूँ, ये तो नहीं कहूँगा एग्जैक्ट नहीं है, पर आप याद करने के लिए ये चीज़ें चेक कर सकते हो। जैसे माँ हर एक घर को संभालती है, पूरे घर को संभालती है, तो इसी तरीके से ये वाला जो बोर्ड है कंप्यूटर के हर एक काम को संभालता है। तो ये जैसे बाकी कंपोनेंट के लिए माँ का काम करती है, ये बोर्ड है, इसलिए इसको मदरबोर्ड बोला गया है। इसके ऊपर ये अलग अलग कंपोनेंट क्या हैं, इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा और ट्राई करूंगा कि मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी मदरबोर्ड देखो आपको पता चल जाए हर एक कंपोनेंट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली अगर इसमें भी ओवरव्यू से दे दूँ, ये हमारा CPU सॉकेट है, ये हमारे रैम स्लॉट है जिसको डिम स्लॉट भी बोला जाता है, ये मेरा पाटा कनेक्टर है, ये मेरा 24 का पिन कनेक्टर होगा, ये मेरा CPU का पावर कनेक्टर है, यहाँ पे CPU का फ़ैन लगेगा। फिर उसके बाद ये है मेरे PCI एक्सप्रेस ये वाले, ये हो गया मेरा नॉर्थ ब्रिज, जो होता है रैम और CPU के पास जो ऐसा कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज। और जो यहाँ पे होता है जो SATA कनेक्टर के पास होता है, ये सारे मेरे SATA कनेक्टर हैं, इसको बोलते हैं साउथ ब्रिज।
नॉर्थ ब्रिज काम क्या करेगा, नॉर्थ ब्रिज आपका काम करेगा कि रैम और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेट करवाएगा ये। और साउथ ब्रिज क्या करेगा, जैसे आपका कंप्यूटर है तो उसके बीच में हार्ड ड्राइव के बीच में यहाँ से ये सारी पोर्ट जो है वो साउथ ब्रिज से यूज़ होती हैं। तो जो नॉर्थ ब्रिज है वो काम करता है एड्रेस प्रोवाइड करवाने का, और जो साउथ ब्रिज काम करता है वो काम करवाता सारा डेटा प्रोवाइड करवाने का। और यहाँ पे ये सारी आपकी पिछले वाली पोर्ट हैं, पिछले और वीडियोस का लिंक मैं डाल दूंगा, आप चेक कर लेना कि मैंने ये सारे पोर्ट जो है आपको बाकायदा एक्सप्लेन कर रखे कि पोर्ट कैसे क्या होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है रैम, जिसको बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने सुना होगा रैम 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 अब तक, पर ये आपको पता नहीं होगा रैम कैसी होती है। तो एक्चुअल में जो यहाँ लगती है, जो रैम स्लॉट होता है ये वाला, तो यहाँ जो एक्चुअल में लगती है वो ये वाली रैम लगती है। ये होती है मेरे डेस्कटॉप रोम, ये होती है मेरी लैपटॉप रोम, और ये क्या है मेरी ऑप्टेन मेमोरी। ऑप्टेन मेमोरी का कंसेप्ट भी क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट मेमोरी है। ऑप्टेन मेमोरी बराबर है जैसे आपके फ़ोन में स्पेस होता है, इसी तरीके से मैं रैम के अंदर भी ये वाला डेटा जो है यूज़ कर सकता हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी की आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये बोला जाता है कि ये कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जहाँ पे अगर लाइट चली जाए तो इसके अंदर का सारा कंटेंट जो है ख़त्म हो जाता है। उसके कंपैरिजन में जो ऑप्टेन रैम जो लेटेस्ट जो यूज़ की गई है, जो इंटेल ने बनाई है, उसके अंदर क्या होता है, अगर मेरी लाइट चली भी जाए तो भी इसका डेटा जो है, इस वाले रैम का डेटा इसमें सेव रहता है। और अगर मैं रैम की बात करूं तो आज के टाइम पे आप यूज़ करोगे, आपने सुना होगा DDR1 DDR2 DDR3, तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हम ये वाली रैम कौन सी और ये वाली रैम कौन सी है। तो उसको डिफरेंस करने के लिए जो आप बीच में कट देख रहे हो, ये वाला जो कट है ये हमें वो निर्धारित करता है कि जो हमारी रैम है वो कौन सी है। अगर DDR1 होगी तो ये वाला कट थोड़ा सा सेंटर में मिलेगा, 2 में उससे हल्का सा साइड में, 3 में यहाँ पे, चौथे में यहाँ से। तो ये मैं देख लो, अगर यहाँ पे ये कट हो रहा है 3DR, तो यानी कि ये DDR3 रैम है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैपटॉप की रैम होती है वो इसकी आधी होती है, और उसमें भी सेम तरीके से ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये आपकी कौन सी रैम है। तो बेसिकली यहाँ पे देख ली 8 GB DDR3 रैम है, और जो है ये 1600 है, ये 1600 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे काम करती है। ये कैसे काम करेंगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और ये हमारी ऑप्टेन मेमोरी है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है। और जैसे लैपटॉप में अगर मैं कोई हाई एंड लैपटॉप परचेज़ करता हूँ तो उसमें मेरे के पास ऑप्शन आता है, या तो मैं ऑप्टेन रैम ले सकता हूँ उसमें, या फिर मेरे को उसमें एक SSD यूज़ करनी है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है जो एक्चुअल में आपका CPU होता है, जो आप CPU कहते रहते हो। जो एक्चुअल में CPU होता है वो होता है आपका ये भाई 2x2 या 3x3 सेंटीमीटर की एक चिप होती है, जिसका आपने नाम सुना होगा i3 i5 i7, इस तरीके से चिप होती है। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, और यही एक्चुअल में काम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जिसके अंदर सारी कैलकुलेशन हो जाती हैं। बाकी चीज़ें तो क्या करेंगे, डेटा लेंगी और देंगी, जितना भी प्रोसेसिंग होगी वो इसके अंदर होता है। और एक्चुअल में CPU जो है किसी भी सिस्टम का वो ये होता है। अगर आप CPU देखोगे तो ये भी 2 तरीके से आता है। एक CPU होता है उसके नीचे डॉट 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 से पिन बने होते हैं, और दूसरा CPU आता है उसमें ऐसे डॉट डॉट बने होते हैं। और जैसे ही जिस तरह का मैंने प्रोसेसर ले रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही मदरबोर्ड पे मेरे पास 2 तरह के सॉकेट होते हैं। एक इस तरीके से का सॉकेट होता है, अगर पिन वाला होगा तो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, अगर डॉट वाला होगा तो वो इसके ऊपर लग जाएगा। ये 2 तरह के मैन्युफैक्चर हैं। AMD जो है कंपनी वो इस तरीके से बनाती है, और इंटेल जो है वो मोस्टली इस तरीके से सॉकेट बनाती है, जो इंटेल के प्रोसेसर होते हैं। इन चीज़ के ऊपर अगर मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, प्रोसेसर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे वाली चीज़, अगर मैं ये वाला प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ तो सबसे ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि ये आपकी कभी पिन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पिन टूट जाती है तो आपका प्रोसेसर ख़राब। उसी तरीके से अगर मेरे पास ये 2 सॉकेट हैं तो इन सॉकेट पर और उस सॉकेट पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ये चाहिए, इस वाले सॉकेट के ऊपर ये आपको जालीदार दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी हल्के हल्के लाइट से हेयर टाइप पिन होती हैं, और ये कभी भी टेढ़े नहीं होने चाहिए। जिस टाइम पे ये टेढ़ा हो गया समझ लीजिए आपका जो पूरा प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, वो ख़राब हो जाएगा और वो रिप्लेस किया जाएगा। और जैसे ही मेरे सामने सर्किट आ रहा है, तो पिछली क्लास में मैं बता दूं, कल ही मैंने जो वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर होते हैं, वैक्यूम ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब का साइज़ था। तो आज के टाइम पे क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर जितना भी स्पेस लेते थे,
ये आपको जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये वाला 46 जिसके नीचे लिखा हुआ है, ये वाला एक ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये करीबन इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर का काम अकेले संभाल रखा है। तो सोच के देखिए, पहले जो मेरे पास थे पूरा एक अलग से ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता था और उसका प्लेस आज ये अगर आप देखोगे तो बहुत ही जूम इन करके देखना पड़ेगा, बहुत छोटा साइज़ होता है इसका। यहाँ पे ये देखिए, ये 3 बाई 3 सेंटीमीटर का है, तो ये सपोज़ कीजिए इस वाले का साइज़ कितना होगा। तो जो हमारे कंप्यूटर का साइज़ है वो इतने तरीके से, इतना पहले वाले तरीके से अब तक इतना कम हो चुका है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वो आता है, जो ग्राफिक कार्ड मेरे सिस्टम में लगा हुआ था, आपको देख नहीं पाया, वो ग्राफिक कार्ड है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर आपकी अलग अलग पिन होती हैं, ये एडजस्ट होता है और इसके अंदर भी ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन होता है कि जो आपका PCI एडवांस ई स्लॉट है, ई स्लॉट के ऊपर ही है, उसके ऊपर ये क्या होता है, एक हीट सिंक लगा होता है। हीट सिंक का काम क्या होता है, जैसे आपके घर में एग्जॉस्ट फैन होता है, ये फ़ैन जो होता है ये एग्जॉस्ट फैन की तरह काम कर सकता है। और हीट सिंक का काम क्या होगा, एनर्जी को लेना। तो जैसे आपकी फर्दर क्लास होगी या कोई भी इसके ऊपर टॉपिक आएगा तो मैं स्पेसिफिकली आपको ये भी बताऊंगा कि ये आपका जो हीट सिंक है वो हीट को कैसे मैनेज कर सकता है। तो इसके अंदर आपका ग्राफिक कार्ड लग जाएगा, ये आपकी DVI पोर्ट हो जाती है, HDMI पोर्ट हो जाती है। ये सारी पोर्ट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये होता है डिजिटल वीडियो इंटरफेस और ये क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ग्राफिक कार्ड को यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है अगर आप मान लो कोई गेम खेल रहे हो या कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है या मूवी मेकिंग का सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर काम करते हो, तब आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो होता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड के लिए मैंने आपको पिछले बार स्लॉट दिखाया था, PCI 16X और PCI E। तो ये साउंड कार्ड क्या होता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर होते हैं, कुछ PCI E स्लॉट के लिए बना देते हैं, कुछ PCI 16X स्लॉट के लिए बनाते हैं। तो पहले फिर हमारे पास मदरबोर्ड में ऑडियो का ऑप्शन होता है, पर साउंड कार्ड की ज़रूरत कब पड़ती है कि मान लो अगर आप कोई भी साउंड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या मतलब आप साउंड इंजीनियरिंग कर रहे हो या आपको कोई हॉबी है सॉन्ग बनाने की, आपको अपने सिस्टम को ऐसा बनाने के आप उसको एज ए होम थिएटर के ऊपर यूज़ कर सको, तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें साउंड कार्ड यूज़ करना पड़ता है। साउंड कार्ड बेसिकली क्या करता है, साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। कि जैसे आपको पता होगा कि जैसे JBL के हेडफ़ोन लूँ और मैं कोई 30 रुपये वाले हेडफ़ोन लूँ तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो दोनों में इन चिप का ही फ़र्क होता है कि वो साउंड को हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं। और बेसिकली ये कैपेसिटर हैं जो आपका चार्ज जो है वो स्टोर करते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका साउंड जो है वो क्रिएट होता है। ये अलग अलग पिन होती हैं, अगर आप 5.1 स्पीकर यूज़ करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अलग अलग कनेक्शन बन जाते हैं। फिर जो अलग से पार्ट होता है वो होता है हीट सिंक एंड CPU फैन। ये क्या लगता है, आपका जो प्रोसेसर होता है, जैसे प्रोसेसर मैंने पिछली साइड में दिखाया था उसके ऊपर लगता है। हीट सिंक का काम क्या होगा, हीट को डेसिपेट करना, और फैन क्या होगा, ये एग्जॉस्ट फैन के जैसे काम करता है। तो अगर आपका मान लो कोई भी छोटा प्रोसेसर है, यानी कि छोटा कंप्यूटर है जिसके अंदर आप नॉर्मली काम कर सकते हो, कुछ नहीं होता, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका ये वाला सिस्टम लग जाता है। और ये वाला जैसे हीट सिंक है, मैंने आपको अपना सिस्टम दिखाया था, उसके अंदर बका जो पूरा सिस्टम लगा हुआ यही लगा हुआ है, पर वो आपको व्यू ऐसा मिल रहा है कि आप देख नहीं पाते। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक हाई एंड सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको मान लो अगर आप हैवी कोई प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो या वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो जिसके अंदर जो प्रोसेसर गर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या कोई आप 4K में कोई गेम देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम जो है, ये वाला जो हीट सिंक है वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर जो हमारा फ़ैन लगता है जो एक एग्जॉस्ट का काम करता है, जिसका मतलब क्या होगा, वो ठंडी देगा। यहाँ पे देखिए ये आपकी जो है ये गेमिंग रैम लगी हुई है और ये साथ में जो लगा हुआ है ये पीछे एक ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है दूसरी तरीके से। तो फिलहाल ये जो है ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो CPU के अंदर या आप कहें या कैबिनेट के अंदर होता है, पार्ट्स ऑफ कैबिनेट है। तो ये बेसिक पार्ट है। कोई भी अगर आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में, या कंप्यूटर को अपना ख़रीदा भी है, तो आपको ये वाली जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको समझ पाए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में है तो है क्या। फिर जो आपका जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड क्या काम होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन। तो मैं अगली वीडियो जो है वो मदरबोर्ड का भी पार्ट बता दूंगा कि जैसे आपके पास अगर ये सिस्टम है तो हर एक कंपोनेंट का काम क्या है, और उसी के अंदर मैं आपको कंप्यूटर में मेमोरी कैसे काम करती है, आपका जो रैम रोम होता है वो कैसे काम कर सकता है, बायोस चिप होती है वो कैसे काम करती है,
तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मैं क्या करूँगा अगली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आप क्या कर पाओ, ये सारा समझ पाओ। जितना भी यहाँ पे मैस लग रहा है आपको फ़िलहाल देख के समझ नहीं आ रहा होगा कौन सी चीज़ क्या है, पर जैसे हम मदरबोर्ड को डिटेल में करेंगे आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी कि कौन सी वायर क्यों लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है और उसका काम क्या है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और तब तक आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन है किसी के लिए भी होनी मस्ट है। अगर आप कोई भी कंप्यूटर एक्सपर्ट हो या नहीं हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी अगर पढ़ाई करोगे तो ये आएंगे। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर भी ये पूछा जाएगा। अगर मान लो कल को ही आप कोई कंप्यूटर परचेज़ कर रहे हो या आपका कोई फ्रेंड कंप्यूटर परचेज़ कर रहा है तो उसको क्या क्या पार्ट होने चाहिए, अगर आपको बताए तो वो भी आप क्लियरली बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो श्योरली कमेंट कीजिए, पूछिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।